अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे, करियर्स इन बायोलॉजी। अक्सर हमारे पास बच्चे इस तरह के आते हैं जो पूछते हैं कि अब हमने 9th 10th तो बायोलॉजी के साथ कर लिया है, लेकिन आगे क्या किया जाए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता ही नहीं होता, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि इसके लिए किस तरह से जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ के तो किस करियर में कैसे जाया जा सकता है। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए ये नॉलेज हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और साइंस के किस ब्रांच को अडॉप्ट करेंगे, ताकि वो कल को जो है वो उस स्पेसिफिक जो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर जा सकें। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ पायलट बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको उस फील्ड की स्टडी करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। सबसे पहले है हमारे पास मेडिसिन और सर्जरी। जी, तो मेडिसिन में हम बात करते हैं, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हम मेडिसिन में चीज़ें देखते हैं, डायग्नोसिस। एक डायग्नोसिस देख लेते हैं, या फिर हम देख लेते हैं कि हम उसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट। जैसे आपको कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी मसला होता है, आपकी बॉडी अप एंड डाउन हो रही होती है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर को विजिट करते हो। ठीक है, तो मेडिसिन में डायग्नोसिस किया जाता है, पेशेंट को देखा जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और सर्जरी, सर्जरी में हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, 3R। 3R मीन्स रिमूवल, रिपेयर और रिप्लेस ऑफ एन ऑर्गन। बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर सही से काम नहीं कर रहा तो उसको हम या रिमूव कर देंगे, या फिर उसकी रिपेयर करेंगे, या फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन की एग्जांपल लेते हैं। किडनी स्टोन, अगर किडनी में स्टोन आ जाए तो हम किडनी के स्टोन्स को रिमूव कर देते हैं। और अगर किडनी जो है वो उसका फंक्शन ही बिल्कुल, वो अपना फंक्शन ज़ीरो कर रही है, अपना अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रही, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं या टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, तो हम उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हम पढ़ते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी में। अब ये मेडिसिन और सर्जरी को हम किस तरह से इस फील्ड में जा सकते हैं, इसमें जाने के लिए सबसे पहले, जैसा कि आप अभी मैट्रिक में हो, 9th-10th कर रहे हो, 9th के बाद आप 10th में जाओगे, बायोलॉजी के साथ पढ़ोगे। उसके बाद फिर आपको एफएससी करनी पड़ती है। एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, ये 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। आप उसमें से आप प्री मेडिकल में चले जाते हो क्योंकि आपने बायो पढ़नी है। उसके बाद फिर आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो एमबीबीएस में। ठीक है, तो एमबीबीएस में ये पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आप जो है वो ये एमबीबीएस में जाने के लिए एफएससी प्री मेडिकल करोगे। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप एमबीबीएस ज्वाइन करोगे। उसमें आप ये चीज़ें लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिशरीज़। फिशरीज़ क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फिशेज़। अब इसमें क्या किया जाता है, जो फिशरीज़ का पेशा अडॉप्ट करते हैं उसमें उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि या तो वो फिशेज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें या फिर इन्हांस करें। ये 2 काम, या इंक्रीज़ करें या इन्हांस करें। एक उसकी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो फ़िशेज़ पहले से मौजूद हैं, उनके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लैक कर रही हैं, उनको वो देखकर उनकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और अगर फ़िशेज़ का नंबर एनुअली कम आ रहा है, या आप देख रहे हो उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो कुछ ऐसे आप आइडियाज़ देते हो कि उसकी क्वालिटी में और क्वांटिटी दोनों में इज़ाफ़ा हो जाता है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, फ़िशरीज़ में क्या किया जाता है, फिशरीज़ में प्रोडक्शन करते हैं फिशेज़ की सबसे पहले, और दूसरी क्या चीज़ है इसमें, इंक्रीज़ और इन्हांस क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फिशेज़। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप अभी बेसिकली वैसे ही एफएससी करोगे आप। एफएससी के बाद आप बैचलर्स कर लोगे अपना।
बैचलर्स या फिर उसके बाद मास्टर्स करने के बाद आपको ज़ूलॉजी और बॉटनी में आपको जो है ये फिशीज़ के प्रोफेशन में जाना पड़ता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जाने वाला क्या काम करता है, उसकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एग्रीकल्चर मतलब कि हम ज़राअत से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो इस पेशे में जाता है, वो डील करता है फूड क्रॉप्स को एंड एनिमल्स को। ठीक हो गया। ये फूड क्रॉप्स और एनिमल्स, उन एनिमल्स को डील किया जाता है जो कि हम कंज्यूम करते हैं, विच वी कैन कंज्यूम, जो हम खाते हैं, जिनसे हमें जो है वो अंडे मिलते हैं, दूध मिलता है, ज़्यादा गोश्त मिलता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम इसका होता है बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। अब ये जो भी इंटरेस्टेड एग्रीकल्चर फील्ड में जाने के, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हायर एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। और इसका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी होगा। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ। एग्रीकल्चर में जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो भी इस फील्ड में होते हैं, उनका काम होता है कि जो भी फूड क्रॉप्स हैं और एनिमल्स हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं, उनके साथ डील करते हैं। इसके अलावा बेटर आइडियाज़ देते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इसकी प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं और किस तरह से हम मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। ठीक है। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाइफ स्टॉक जो है, लाइफ स्टॉक कह देते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल्स को। ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारे पास आ जाता है एनिमल, ये आ जाता है हमारे पास, काऊ आ जाती है, शीप आ जाता है, गोट आ जाता है, कैटल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। तो लाइफ स्टॉक जो है या डोमेस्टिक एनिमल जो है, इनकी केयर प्लस ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से इनकी पैदावार को बढ़ाना। ठीक है। तो अब एनिमल हस्बेंड्री में जाने वाले लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर भी करें और उनकी ब्रीडिंग के लिए गवर्नमेंट को मज़ीद आइडियाज़ भी दें, और इसकी हम एजुकेशन भी हासिल करते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आपने देखा कि जिस तरह से गार्डन्स होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन की होती है, तो वो सब जो है सीखते हैं हॉर्टिकल्चर में। ठीक है। हॉर्टिकल्चर उन्होंने ज्वाइन किया होता है। अब इसमें दो काम होते हैं, एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स। ऑर्नामेंटल और फ्रूट प्लांट्स, इन दोनों प्लांट्स को क्या करते हैं, ग्रो किया जाता है, इनकी बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है। ग्रोथ प्लस बेटरमेंट, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि भाई एक तो ये ऐसे प्लांट्स ग्रो करें जो कि खूबसूरती लाएं, जिसे हम सेंट्स वगैरह बना सकें। एक तो उनकी ग्रोथ हो गई, दूसरा बेटरमेंट उनकी करें ताकि गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे आइडियाज़ दें कि हम किस तरह से डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हम फ्रूट प्लांट्स की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हम ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी जगह की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, इसे हम गार्डन प्लांट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम है गार्डन प्लांट्स। अब जैसे कि लिली आ जाता है, बैम्बू आ जाता है, इसके अलावा स्नेक प्लांट है जो हम अक्सर अपने रूम में लगाते हैं खूबसूरती के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ
डिफरेंट फार्म्स। अब इसमें डिफरेंट फार्म्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फार्म्स बनाकर उनकी जो भी ब्रीडिंग है उसको इन्हांस किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास आ जाता है एक पोल्ट्री फार्म। इस नाम से तो सभी वाकिफ होते हैं। पोल्ट्री फार्म ऐसा फार्म जहाँ पे मुर्गियों की ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। तो अब उनकी ब्रीडिंग क्यों की जाती है? पोल्ट्री फार्म में उनकी ब्रीडिंग करके ये फ़ायदा लिया जाता है कि उनसे एग प्लस मीट, उनका गोश्त हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक एग्जाम्पल है फ्रूट फार्म के। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो फ्रूट फार्म में जो है वो मल्टीपल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमें ज़्यादा फ्रूट मिलता है, फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं जो कि अच्छी पैदावार दे सके फ्रूट की, ठीक है। अब इसी तरह इनके अलावा एनिमल ब्रीडिंग भी की जाती है। तो एनिमल ब्रीडिंग क्यों की जाती है? कि उससे हमें जो है वो ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा मिल्क मिल सके। ब्रीडिंग का मतलब होता है पैदावार करना, किसी भी जानवर की पैदावार को बढ़ाना, ठीक है। इसी तरह फिशेस के फार्म भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट जो है एनिमल्स को लेकर, डिफरेंट प्लांट्स को लेकर उनके फार्म बनाए जाते हैं ताकि हम मज़ीद जो है वो इनकी डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। अब फॉरेस्ट्री में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये स्टडी करते हैं फॉरेस्ट की, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात की स्टडी करते हैं। अब ये जिसने जंगलात में जो इंटरेस्टेड है कि वो फॉरेस्ट में जाए, वहाँ जाकर काम करे, तो उसके लिए क्या होता है कि एक तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है ज़ूलॉजी में और बॉटनी में। दूसरा, इसमें जाकर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि उसने लुक आफ्टर करनी है, सबसे पहले जंगल की हिफाजत करनी है। जंगल में बहुत सारे दरख्त हैं और जानवर भी हैं, तो दरख्तों को जानवरों से कैसे बचाना है, या फिर कोई भी बाहर से जैसे शिकारी आ जाते हैं वो किस तरह से जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से बचाव के लिए जंगलात की देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा इनका काम होता है ये सजेशंस देते हैं गवर्नमेंट को, suggestions to government for more planting and artificial forest। फॉरेस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनका काम होता है कि एक तो वो जंगलात की हिफाजत करें, ठीक है। कोई भी बाहर के या अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे हिफाजत करें। दूसरी चीज़ ये है कि वो गवर्नमेंट को सजेशन दें, न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर आए, इनोवेटिव आइडियाज़, कि किस तरह से हम प्लांट्स की ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं, प्लांट्स जो है वो मज़ीद लगा सकते हैं और हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे पास एक मॉडर्न साइंस है, ये मॉडर्न साइंस भी है और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड भी है। अब बायोटेक्नोलॉजी में जाने वाले इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं इन्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, अपना बैचलर्स कंप्लीट करना पड़ता है स्पेसिफिक फील्ड में, ताकि ये बायोटेक्नोलॉजी के करियर को अडॉप्ट कर सके। अब बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? बायोटेक्नोलॉजी में हम कोई भी किसी भी चीज़ की यील्ड को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, कोई बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, कोई वायरस यूज़ करते हैं, ठीक है? उनको यूज़ करके ह्यूमन ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? यील्ड ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बाय
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, जिसमें हमारे पास आता है बैक्टीरिया आ जाता है, फंगस आ जाती है, वायरस वगैरह आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके जो हम दूसरों की वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बीइंग्स की वेलफेयर के लिए, एनिमल की वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सारा बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दूँगी, जैसे हम ब्रेड खाते हैं, ठीक है? ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। बेकरी आइटम्स हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा जैसे वैक्सीन्स की डेवलपमेंट है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।